तो ठीक है, आज की क्लास यहाँ पर देख लीजिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर मैंने क्या बनाया, कलर पैलेट। ठीक है, तो कलर पैलेट आप समझ लीजिए कलर पैलेट मैंने क्यों बनाया और इस कलर पैलेट को मैंने इंप्लीमेंट कैसे किया कोड में, और कोड के अंदर क्या चेंजेस है आज देखिए आप। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर मैंने एक फाइल बनाई दैट्स कॉल्ड एज अ ग्लोबल डॉट। ये ग्लोबल आपको याद होगा कि दैट ग्लोबल फाइल जो है वो एक CSS फाइल थी, लेकिन मैंने इसका सिंटेक्स चेंज करके इसको क्या कर दिया, SCSS। नाउ व्हाट इज SCSS? दिस इज कॉल्ड एज SAS। क्या बोलते हैं इसको, SAS। अब SAS में क्या है कि ये CSS ही होता है, देखो ये CSS ही है, चेक करो, है ना CSS ही, बिल्कुल CSS है। लेकिन इसमें एक चीज़ है कि दैट यू कैन मेक वेरिएबल्स इन इट, यू कैन मेक फंक्शंस इन इट लाइक जावास्क्रिप्ट। ठीक है, उसमें भी बनाते हैं लेकिन इसमें ईजी होता है। ठीक है, ओके। तो फॉर एग्जाम्पल मैंने कलर के नाम रखे डॉलर टर्शरी, ठीक है, डॉलर सेकेंडरी, डॉलर प्राइमरी, डॉलर टेक्स्ट कलर, डॉलर टेक्स्ट BG, डॉलर बटन BG। ये कौन से कलर है, ये वही कलर है जो वहाँ पर पैलेट में आपने अभी देखे। तो फॉर एग्जाम्पल इफ आई गो टू दिस फिग्मा डिज़ाइन, तो दिस इज अवर फिग्मा डिज़ाइन। इस फिग्मा डिज़ाइन के अंदर मैंने जितने भी कलर्स यूज़ किए हैं, मैंने उन सारे कलर्स का एक कॉम्बिनेशन बना के उसको क्या रखा, पैलेट में। और देखो पैलेट भी क्या रखा मैंने, फ्रॉम डार्क देन लेसर डार्क, लेसर डार्क, लेसर डार्क, लेसर डार्क एंड लेसर डार्क। इस तरह से पैलेट जो है वो बनाओगे। फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू आर यूजिंग दिस, मान लो बैकग्राउंड में इफ यू आर यूजिंग दिस कलर, दिस OC1524, हाँ ये इसका हेक्स कोड है। तो अगर आप ये करोगे बैकग्राउंड में इस्तेमाल, तो बताओ इसके फोरग्राउंड में टेक्स्ट का कलर क्या होगा, टेक्स्ट का कलर ये होगा। एंड वो भी पूरा प्योर वाइट नहीं है, वो असल में ये वाला वाइट है, ये वाला, ये थोड़ा सा ऑफ वाइट है, थोड़ा येलोविश टाइप का है ये। ओके, इसका जो है हैश कोड है FEFAF0। तो ये मैंने एक सीक्वेंस बनाई सोच के समझ के, मैंने कहा कि देखो भाई यहाँ पर मुझे टेक्स्ट का कलर चाहिए, बताओ टेक्स्ट का कलर मैंने क्या रखा होगा, टेक्स्ट का कलर ये है, लेकिन ये आपको ब्लैक ही दिखता होगा, बट इट्स नॉट ब्लैक, ये थोड़ा सा वो ब्लू है, थोड़ा बहुत ज़्यादा डार्क ब्लू। क्यों, हमारे हिसाब से क्या है कि ब्लू कलर की जीन्स होती है, ठीक है, शर्ट कोई भी पहन लो तो हो गया, है ना। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स होते हैं, मतलब कलर्स में एक स्कीम होती है कि दैट देयर आर कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स, देयर आर सेकेंडरी कलर, देयर आर प्राइमरी कलर, देयर आर एनालॉगस कलर्स। ठीक है, और कौन सा कलर किस सिचुएशन में किसके साथ मैच करेगा, ठीक है, ये हम कलर पैलेट में डिफाइन करते हैं। फॉर एग्जांपल ऑरेंज इसके साथ सूट हुआ है, मतलब ये जो डार्क ब्लू है इसके साथ ऑरेंज सूट हुआ है, तो मैंने बटन का कलर भी यही कर दिया। जबकि आपको याद होगा कि मैंने पहले बटन का कलर पिंक रखा था, है ना, पर्पल पिंक रखा था मैंने, लेकिन मैंने इसकी स्कीम चेंज कर दी। तो इस तरह से अब हम इसको बनाएंगे। नाउ उसके लिए मुझे चाहिए स्टैंडर्डाइज्ड कलर्स, है ना। मैं ऐसा नहीं करता कि मतलब ऑरेंज लगा दिया, कहीं पे ऑरेंज का कोई और वेरिएंट, कहीं पे वाइट का कोई दूसरा वेरिएंट, है ना, अपनी मर्जी मुताबिक नहीं, बल्कि मैं चाहता हूँ स्टैंडर्ड कलर पैलेट का इस्तेमाल करके ही हम वेबसाइट को बनाएं। तो मैंने क्या किया, फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने यहाँ पर वेरिएबल्स बनाना शुरू कर दिया, किसके अंदर, SAS के अंदर। नाउ सी, डॉलर करके आप जो भी लिखोगे SAS के अंदर, दैट्स अ वेरिएबल। डॉलर करके जो भी लिखोगे किसके अंदर, SAS के अंदर, दैट्स अ वेरिएबल। तो फॉर एग्जाम्पल डॉलर टर्शरी, इट्स अ वेरिएबल। डॉलर टर्शरी एक कलर है, ओके। तो आप वेरिएबल के अंदर कलर को सेव कर सकते हो। अब देखो मैंने क्या किया है, जब मुझे चाहिए बैकग्राउंड कलर, फॉर एग्जाम्पल जब मुझे चाहिए बैकग्राउंड कलर, मैं यहाँ पर क्या लिख सकता, देखो बैकग्राउंड कलर इज टर्शरी, तो मैं यहाँ पर क्या कर सकता था, मैं यहाँ पर सिंपली लिख सकता था डॉलर, मान लो मैं लिख सकता था टर्शरी, ऐसे डॉलर टर्शरी, सिंपल। पता है क्यों, मुझे अब इन्हीं 5 कलर के साथ डील करना है। मुझे वो पूरा वो आपको पता है कि दैट CSS में तो कलर बहुत सारे, देयर आर 16 मिलियन कलर्स इन द RGB, है ना। 8-बिट RGB में तो 16.7 मिलियन कलर्स होते हैं, लेकिन मुझे उनके साथ डील नहीं करना है। मेरा तो मतलब इतना ही है, इन्हीं 6 कलर्स के साथ मेरा काम हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे कि मैंने यहाँ पर कर दिया बैकग्राउंड कलर टर्शरी, ये सिर्फ आप कहाँ पर कर सकते हो, आप सिर्फ SAS में कर सकते हो। ठीक है, CSS में थोड़ा ये मुश्किल हो जाता है, तो ठीक है, उसमें बहुत सारी चीज़ें। नाउ ठीक है, मैंने SAS तो लगा लिया, मैंने ग्लोबल डॉट CSS का इस्तेमाल तो कर लिया, बट वाई इट इज़ गिविंग मी एरर्स। देखो ये मुझे 2 एरर दे रहा है कि दैट, ये मुझे बोल रहा है कि दैट वी आर नॉट एबल टू प्रोसेस दिस CSS। हम इस वाले सिंटेक्स को समझ ही नहीं कर पाते, मतलब हमें समझ में ही नहीं आ रहा। यानी कि जो हमारा ये वेब पैक है ना, दिस वेब पैक कंपाइलर, दिस रिएक्ट ऐप, इसको, इस रिएक्ट ऐप का क्या है, इसका बैबल होता है। ठीक है, बैबल जो होता है ना, बैबल का काम क्या है, ट्रांसपाइलर का काम होता है कि इस कोड को रेगुलर जावास्क्रिप्ट में कन्वर्ट करना, बट द थिंग इज दैट कि इसको ये समझ में आ ही नहीं रहा। और इसका काम होता है CSS को भी मतलब एक तरह से ब्राउजर तक पहुंचाना। लेकिन अब CSS किस फॉर्मेट में है,
SCSS फॉर्मेट में। तो दिस इज कॉल्ड एज SAS फॉर्मेट। देखो इसके लिए हम क्या करते हैं, वी नीड अ प्री प्रोसेसर लाइब्रेरी। क्या? प्री प्रोसेसर लाइब्रेरी। देखो हम करेंगे काम, हम लिखेंगे NPMISASS, तो दिस इज SAS, ठीक है। या आप सिंपली लिखो SAS, तो SAS, देखो SAS क्या है, SAS, ओके। दिस इज एन सिंपल, ये डार्ट लैंग्वेज एक है, डार्ट करके, ठीक है, तो उसमें आपने कहते हैं डार्ट SAS। तो ये क्या है, द पैकेज इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डार्ट SAS compiled to pure JavaScript with no native code or external dependencies. It provides a command line SAS executable and Node.js API. तो it means अगर आपको SAS को कन्वर्ट करना है CSS में, रेगुलर CSS में, ओके, तो you need this. इसके बगैर आपका React नहीं चलेगा, इनफैक्ट कुछ भी नहीं चलेगा। इससे पहली वाली क्लास में उनको मैंने ये नहीं बोला था, ठीक है, हिडन इंफॉर्मेशन है। तो उनको लगता है कि दैट SAS ऐसे ही जो है ना चल जाएगा, वो नहीं चलेगा, वो एरर देगा वहाँ पे, ओके। बट दे डोंट हैव दैट मच एक्सपर्टीज राइट नाउ, तो उनको जब SAS एरर आएंगे ना उसको बाद में समझ आएगा। तो ठीक है, यू कैन डू दिस, कॉन्स्टेंट SAS इज इक्वल टू रिक्वायर SAS, ओके। अगर आपको SAS को जावास्क्रिप्ट में कन्वर्ट करना है, कि अगर आपको SAS की वेरिएबल्स को कन्वर्ट करना है किसमें, जावास्क्रिप्ट, इन केस इफ यू वांट टू कन्वर्ट इट, इसका मतलब ये वहाँ पर भी कन्वर्ट हो सकता है। लेकिन मैं क्या चाहता हूँ, मैं सिंपली चाहता हूँ कि ये SAS जो है ना, ये मुझे फिलहाल SAS का सिंटेक्स चल जाए, बस इतना ही मेरे लिए काफ़ी है, ठीक है। तो NPMI SAS, तो देखो जैसे ही मैं ये करता हूँ, जैसे ही हो जाएगा तो मुझे ये दो एरर्स भाग जाने चाहिए। चेक करो, ये कलर भी चेंज हो गया, ठीक है, इसके ऊपर ये कलर भी चेंज हो गया, बिकॉज आई एम नाउ यूजिंग ऑरेंज कलर, नॉट पिंक, पर्पल, ओके। एंड दूसरी चीज़, यहाँ पर अगर मैं जाऊँ किधर, लाइक यूज़र लॉगिन पर, तो लॉगिन पेज कुछ ऐसा होगा, ठीक है। एंड लॉगिन पेज मान लो यूज़र प्रोफाइल, हाँ, तो यूज़र प्रोफाइल कुछ ऐसी होगी, ठीक है, सही है ना। तो देखो यहाँ पर ये 2 बार क्यों आया, देखो मैं बताता हूँ, इसकी रीज़न है क्रिएट न्यू, हाँ सही है ना। तो ये मैंने कुछ बना लिया है इसमें, अब चेक करते हैं इसको, आगे समझते हैं आप। अब देखो आप, मैंने कैसे किया देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जो हमारी global.css फाइल है, इसके अंदर मैंने ये वेरिएबल्स बनाए, ठीक है। अगर मैं फुल सपोर्ट लेना चाहता हूँ SAS का, देन मुझे सारी CSS फाइल्स को किस में कन्वर्ट करना है, SAS में। देन मैं ये वेरिएबल्स कहीं पर भी इंपोर्ट कर सकता हूँ, लाइक आई कैन इंपोर्ट दीज वेरिएबल्स इन अदर फाइल्स ऑल्सो, बिकॉज SAS जो है ना वो आपको इंपोर्ट का भी फंक्शनैलिटी देता है। देखो अगर आपने पूरी तरह से SAS सीखना होगा ना सर, मैं आपको ये रिकमेंड करता हूँ, SAS बहुत अच्छी चीज़ है, ठीक है, SAS सीखो। तो फॉर एग्जांपल SAS बहुत थोड़ा सा मतलब है, 1-2 दिन में आप सीख सकते हो खुद से। तो SAS में क्या है कि आप वेरिएबल्स बना सकते हो, लाइक इट्स अ प्री प्रोसेसर ऑफ CSS। ये हम CSS थोड़ा डिफरेंट अंदाज में लिखते हैं, इसमें हम एब्स्ट्रैक्शन यूज़ करते हैं। लाइक अगर हमें CSS में बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें लिखनी होंगी तो हमें वो रिपीटेटिव CSS लिखनी पड़ती हैं। जैसे मुझे अगर कहीं पे डिस्प्ले को सेंटर करना होगा, किसी डिव को सेंटर करना होगा, ओब्वियसली मैं कैसे करूँगा, मैं करूँगा डिस्प्ले फ्लेक्स जस्टिफाई कंटेंट सेंटर अलाइन आइटम्स सेंटर। यहाँ पर मैं उसकी फंक्शन बनाऊंगा, क्या बनाऊंगा, फंक्शन। एंड जब भी मुझे किसी डिव को क्या करना होगा, सेंटर करना होगा, मैं उस फंक्शन को कॉल कर दूंगा, डिस्प्ले के स्पान है क्या, सेंटर। अगर आपको SAS सीखना है, हम इसकी एक डेडिकेटेड क्लास देंगे अलग से, 1-2 दिन 2 क्लासेस में दूंगा इसके SAS के, ठीक है, सैटरडेज को या किसी दिन जब आप फ्री होंगे, जिस दिन हम आराम से बड़ी क्लास देंगे हम। तो फिलहाल मैंने इस प्रोजेक्ट के अंदर इसको इंट्रोड्यूस किया आज, ठीक है, मैंने इसको इंट्रोड्यूस किया कैसे इंट्रोड्यूस किया मैंने, एक तो मैंने एक वो पैकेज इंस्टॉल किया SAS नाम से, चला नहीं पहले, ठीक है, फिर मैंने क्या करा, सिर्फ रिस्टार्ट किया तो ये खुद से चल गया, ओके, SAS। और दूसरी चीज़, आपने फाइल का एक्सटेंशन बदल के कर देना है SCSS, क्या करना है SCSS। इसका आइकन भी चेंज हो जाएगा पिंक कलर में, ठीक है, ये SAS का अपना आइकन है, लेकिन आप इसको थोड़ा डिफरेंटली लिख सकते हो, दैट इसमें आप वेरिएबल्स ऐसे डिफाइन कर सकते हो। तो मैंने वो 6 कलर जो पैलेट के हैं वो मैंने यहाँ पे डिफाइन करके रखे हैं। इनकेस अगर मुझे कहीं पे भी किसी भी CSS फाइल में मुझे ये चाहिए तो मैं इनको इंपोर्ट कर सकता हूँ वहाँ पर, लेकिन बशर्ते कि वो फाइलें भी क्या हो, वो भी SAS फाइलें हो, ठीक है। लेकिन मैंने ग्लोबल CSS को बंद कर दिया। चेक करो, हमारे पास यूज़र प्रोफाइल है। यूज़र प्रोफाइल को मैंने कैसे बनाया, देखो यूज़र प्रोफाइल के अंदर मैंने बहुत से सोच समझ के इसको कन्वर्ट कर दिया, जैसे कि प्रोफाइल ब्लॉक, ठीक है, लेफ्ट ब्लॉक, समझो इसको, समझो मैंने क्या किया। सबसे पहले तो मेरे पास एक प्रोफाइल कंटेनर है, ओके, दिस इज अ प्रोफाइल कंटेनर। प्रोफाइल कंटेनर के अंदर मेरे पास है अपर ब्लॉक, लोअर ब्लॉक, क्या है, इसको समझो, इसकी टोपोलॉजी को समझो। मेरे पास प्रोफाइल कंटेनर है, ओके, दिस इज अ प्रोफाइल कंटेनर, दिस इज अ प्रोफाइल कंटेनर।
प्रोफाइल कंटेनर के अंदर ऊपर है अपर ब्लॉक और नीचे है लोअर ब्लॉक, और लोअर ब्लॉक में लिखा है रिपोर्ट अब्यूज, तो ये है लोअर ब्लॉक, ठीक है, दिस इज लोअर ब्लॉक। बाकी जो ऊपर आप देख रहे हो ये सारा का सारा क्या है, ये सारा का सारा अपर ब्लॉक है। अभी इसकी और भी CSS लिखनी बाकी है। अब चेक करो अपर ब्लॉक में क्या है। अपर ब्लॉक में मैंने फिर फर्दर इसको डिवीजन किया है, लेफ्ट ब्लॉक, राइट ब्लॉक। लेफ्ट ब्लॉक ये है, ठीक है, दिस वन इज लेफ्ट, यानी कि तीन क्या क्या, ये अपलोड न्यू प्रोफाइल, डिस्क्रिप्शन और स्किल्स, ये क्या है, दीज आर, मैं बताऊंगा ना अभी आपको। लेफ्ट ब्लॉक, ये अपर ब्लॉक में कौन सा वाला है, लेफ्ट ब्लॉक, और राइट ब्लॉक ये है, दिस इज अ राइट ब्लॉक, सही है ना। अब लेफ्ट ब्लॉक की बात करें तो उसमें आप देखोगे 3 बार है प्रोफाइल ब्लॉक, कितनी बार, 3 बार, क्यों, वो है ना 1 2 3 आ गया। एक में लिखा है जो आपका कल का था वो, जिसमें हमने नाम वाम लिखा है, दूसरा डिस्क्रिप्शन है, तीसरा स्किल्स है, देखो डिस्क्रिप्शन और स्किल्स, तो ये तीनों इनका डिस्प्ले फ्लेक्स मैंने नहीं किया है, ये एज इट इज है, ओके। तो हो गया लेफ्ट ब्लॉक। लेफ्ट ब्लॉक में आपको समझ में आ गया कि देयर आर 3 प्रोफाइल ब्लॉक्स, ओके, तो ठीक है, लेफ्ट ब्लॉक को बंद कर देते हैं। उसके बाद राइट ब्लॉक की बारी आती है। अब राइट ब्लॉक में क्या है, राइट ब्लॉक में सबसे पहले सर्विस हेडर, क्या है, सर्विस हेडर। सर्विस हेडर में एक स्पैन है, उस स्पैन में लिखा है क्रिएट न्यू, और स्पैन के अंदर मैंने एक फा प्लस करके एक आइकन भी लाई है, कहां से, रिएक्ट आइकन से, है ना, ये तो ये वाला बटन है, ठीक है। उसके बाद फिर ये तो हो गया सर्विस हेडर। सर्विस हेडर के बाद है फिर HR, दैट्स अ हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन। उसके बाद हेडर, उसके बाद एक और क्लास है, उसका नाम क्या है, हेडर, उसमें लिखा हुआ है एक्टिव सर्विसेज, इनएक्टिव सर्विसेज, सही। उसके बाद मैंने सर्विसेज के ऊपर मैप चलाया है, वो सर्विसेज के ऊपर मैप चलाया इधर, इसके ऊपर मैंने कोई CSS अभी लिखी नहीं है, और सर्विसेज के अंदर एक एक सर्विस है, ठीक है। कल आपने देखा होगा कि मैंने सर्विसेज के अंदर मैप कैसे चलाया, ठीक है। मैंने सिंपली कहा कि देखो यूजर की सर्विसेज अगर होंगी तो यूजर की सर्विस पे मैप चला लेना, उसमें से हर एक एलिमेंट ले लेना, और उस एलिमेंट के ऊपर आप ऐसे ही सब चीजें लिख दो। तो देखो अभी मुझे सर्विस कॉस्ट, डिस्काउंट, इलेक्ट्रिक, रीजन सब कुछ मिल रहा है, और साथ में एक बटन भी मिल रहा है बुक नाउ। अब इनको थोड़ा सा हमें एडजस्ट करना है, इसको थोड़ा सा CSS लिखनी है, लेकिन फिलहाल वो CSS का काम मैं बाद में करता हूँ। फिलहाल देखते हैं कि इसकी जो CSS है वो कैसे दिखती है। चलो भाई यूजर प्रोफाइल की CSS चेक कर लो। अब इसमें है प्रोफाइल ब्लॉक, चलो वो तो समझ में आ गया। राइट ब्लॉक में है सर्विस हेडर, उसके अंदर है स्पैन। देखो कलर्स में वही इस्तेमाल कर रहा हूँ जो मैंने पैलेट से लाए हुए हैं, लेकिन अभी मैं इंपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, अभी मैं डिफाइन नहीं कर रहा हूँ, अभी मैं इंपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, अभी मैंने डायरेक्टली हेक्स कोड लिखा हुआ है, ठीक है, सही है। हेडर के अंदर स्पैन है, बाकी फिर स्पैन नाम का एक है, तो ये बहुत सारी चीज। अब CSS में मैं आगे फर्दर नहीं जाऊंगा, चेक करो आप। अब जरा सर्विसेज को देख ले आप, सर्विसेज को, सर्विसेज के अंदर इमेज की विड्थ कितनी है, 300, चलो वो सही है। हाइट भी है 300, तो वो सही है। सर्विसेज के अंदर डिस्प्ले फ्लेक्स हुआ है, फ्लेक्स रैप हुआ है, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर हुआ है, लेकिन मसला देखो क्या है कि दैट 300 300 300 कितना हुआ, इट्स लाइक 900। तो असल में जो ये वाला कंटेनर है ना, इसमें हमारे पास इतनी जगह नहीं है, तो सर्विसेज कंटेनर में उतनी जगह नहीं है। तो असल में इस ब्लॉक का नाम क्या है, इस ब्लॉक का अगर आप देखोगे, इस ब्लॉक का नाम है असल में राइट ब्लॉक। राइट ब्लॉक की हाइट को मैंने कंटेन किया है, जिसकी वजह से राइट ब्लॉक यहीं तक है, जबकि उसके अंदर का कंटेंट उससे बाहर निकल के आ रहा है, ठीक है। तो मुझे इसको हाइट देनी ही नहीं है, ठीक है, हाइट ये खुद से पकड़ लेगा डिपेंडिंग ऑन। या आप एक काम कर सकते हो, यू कैन राइट मिनिमम हाइट, आप उसको क्या लिख सकते हो, मिनिमम हाइट, यानी कि मिनिमम हाइट कम से कम 800 पिक्सल की होनी चाहिए। 800 इसकी मिनिमम हाइट है, बाद में ये खुद से पकड़ लेगा। आई थिंक शायद इसका ये जो है ना काम नहीं कर रहा, ओके। अब यहाँ पर एक तो सर्विसेज को मुझे अच्छे से मतलब रखना है, लेकिन मान लो देखो मुझे करना क्या है, बताओ आप कैसे डिफाइन करोगे क्रिएट न्यू को। मान लो अगर क्रिएट न्यू पे क्लिक किया, क्या होना चाहिए, हाँ ऑर्डर क्रिएट होना चाहिए। अगर ये यूजर है, यूजर को क्रिएट न्यू करना है, तो मैं अपनी सर्विसेज मत देखना चाहूंगा उस वक्त, मैं चाहता हूं कि यहीं पर एक फॉर्म में डिस्प्ले कर दूं, ठीक है। तो हाँ इसी पेज पर मैं चाहता हूं एक फॉर्म को डिस्प्ले कर दूं। तो देखो मैंने क्या किया, मैं जाऊंगा शेयर्ड कंपोनेंट्स में, ठीक है, मैं जाऊंगा कहाँ पे, शेयर्ड कंपोनेंट्स में, यहां पर एक फाइल बनाऊंगा, ठीक है, उसका नाम होगा क्रिएट, ठीक है, उसका नाम होगा क्रिएट सर्विस डॉट JSX, ठीक है। तो मैंने बना दिया क्रिएट सर्विस डॉट JSX, और यहां पर कर दिया मैंने RFCE, ठीक है, फिलहाल अभी इतना ही है। अब देखो यूजर प्रोफाइल में मैं क्या लिखता हूं, मैं इसको बोलूंगा ठीक है, ये भी सही है, सर्विसेज भी सही है। ये कौन से फोल्डर में है, एक तो ये सर्विसेज नाम का एक डिव है, और दूसरा हेडर नाम का डिव है। मुझे ये दोनों ही नहीं चाहिए, मैं चाहता हूं कि दोनों के बदले कुछ और दिखे जब मैं क्रिएट न्यू पे क्लिक करूं, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, यहां पर मैं इसको लिखूंगा, मैं एक हुक बनाऊंगा,
ठीक है, मैं लिखूंगा कांस्टेंट, ठीक है, एक हुक मैं बनाऊंगा, उसमें मैं लिखूंगा शो फॉर्म, क्या लिखेंगे, शो फॉर्म सेट शो फॉर्म, क्या लिखेंगे, सेट शो फॉर्म। तो देखो मैं यूआई में कैसे ये चेंज करूंगा, सेट शो फॉर्म, मैं ये चीजें दिखाऊंगा, आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा, देन आई विल डू इट माई सेल्फ, ओके। फिर मैं इसको खुद से करूंगा क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है यूआई बनाने में। तो यूज स्टेट में मैं रखता हूँ सेट फॉर्म जो है उसको मैंने रखा है, जो शो फॉर्म है उसको मैं फॉल्स रखता हूँ, यानी कि बाय डिफॉल्ट कोई भी फॉर्म आप दिखाओगे नहीं, तो फॉल्स, सही है, इतना सही है। अब इसके बाद चलो कंपाइल भी हो गया, ठीक है ना। अब मैं इसको देखो क्या बोलूंगा, मैं इसको बोलूंगा कि देख भाई ये जो ये सर्विसेज है और जो हेडर है ना, इनके ऊपर लगा दो ऐसे करली ब्रेसेस। अब करली ब्रेसेस लगा दिया तो इसका मतलब मैं कंडीशनल रेंडरिंग करने वाला हूं, ठीक है। मैं यहां पर देखो क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा कि देखो अगर शो फॉर्म देखो शो फॉर्म खुद से आ गया, देखो अगर शो फॉर्म ट्रू है, अगर शो फॉर्म ट्रू है तो तुम ना वो दिखाना, वो जो आपने वो वहां पर बनाया क्रिएट सर्विस, तो क्रिएट सर्विस, देखो क्रिएट सर्विस, ठीक है, तो आप क्रिएट सर्विस दिखाना, वरना दिखाना आप ये, तो देखो ये खुद से ठीक हो जाएगा, चेक कर लो। हाँ लेकिन अलबत्ता ये 2 डिव्स में है ना, ये 2 डिव्स में है, ये 2 डिव्स हैं, एक तो ये वाला डिव है और दूसरा ये वाला डिव है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इसको यहीं पर कट आउट करना पड़ेगा, ये खत्म, ठीक है, और इसको भी मुझे ऐसे ही करना पड़ेगा, ठीक है। चलो फिलहाल एक को कर देते हैं, एक हम सुनो मुझे आया समझ, लेकिन उससे मेरी CSS बिगड़ जाएगी अब, ओके, इसीलिए मैं वो नहीं करूंगा, ओके। तो देखो मैं क्या करता हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल इसको मैं यहाँ पर बदल देता हूँ, ठीक है, सही है ना, मैंने ऐसे कर दिया, ठीक है। तो मैं इसको बोलता हूँ कि देखो अगर शो फॉर्म ट्रू होगा तो तुम क्रिएट सर्विस वाला दिखाना, क्रिएट सर्विस एक कंपोनेंट है, वरना क्या दिखाओगे, वरना तुम सर्विसेज दिखाओगे। तो ठीक है, ये फिलहाल हो गया यहां तक। अब ये जो है ना शो फॉर्म, देखो मैं इसको बोलता हूं कि जब शो फॉर्म ट्रू होगा तो तुम मुझे फॉर्म दिखाओगे, सही है, ये सही है। फिलहाल हेडर को छोड़ देते हैं, हेडर को देखेंगे बाद में क्या करेंगे। अब वहां पर एक फंक्शन है सेट शो फॉर्म, क्या है, सेट शो फॉर्म। ये मैं कहां पे लगाऊं, ये मैं लगाऊंगा स्पैन पर, देखो वहां पर सर्विस हेडर में एक स्पैन है, मैं उसके ऊपर एक ऑन क्लिक फंक्शन लगा देता हूं, या स्पैन पूरे स्पैन पे ही लगा दो, ठीक है, पूरे स्पैन पर ही आप क्या लगा दो, ऑन क्लिक फंक्शन, क्योंकि यहां पर रिएक्ट में आपको कहीं पर भी ऑन क्लिक फंक्शन लगा सकते हो। यहां पर आप एक एरो फंक्शन बनाओ, सही है ना, एक एरो फंक्शन बनाओ, और यहां पर मैं सेट शो फॉर्म को क्या कर दूंगा, ट्रू। अब बाय डिफॉल्ट देखो, बाय डिफॉल्ट शो फॉर्म क्या था, बाय डिफॉल्ट शो फॉर्म फॉल्स था, लेकिन जब भी मैं स्पैन पे क्लिक करूंगा उससे शो फॉर्म ट्रू हो जाएगा, उससे सर्विसेज हट के क्रिएट सर्विस वाला चीज दिखेगा। तो देखते हैं ये काम कैसे करता, देखो आ गया, तो फॉर्म क्या गया, फॉर्म गया, ठीक है, फॉर्म गया, उसकी जगह पर क्रिएट सर्विस आया। नाउ आई विल क्रिएट अ फॉर्म हियर, ठीक है, आया समझ। मैं यहां पर फॉर्म क्रिएट करूंगा, इट मींस मुझे वो पेजेस के बीच में शफल करने की जरूरत नहीं है कि राउट डिफाइन करो, नहीं, वहीं पे करो। यूजर प्रोफाइल यहां से साइड में देखेगा ही वो, यहीं पर मैं इसको बोलता हूं कि तुम एक क्रिएट न्यू कर दो, और इसी क्रिएट न्यू में फॉर एग्जाम्पल लाइक इस तरह से क्रिएट सर्विस में, अब है ना ये भी नहीं दिखना चाहिए इस वक्त, एक्टिव सर्विसेज भी नहीं दिखना चाहिए, मत ये एक्टिव सर्विसेज इनएक्टिव से ये भी नहीं दिखना चाहिए। तो देखो मैं क्या करता हूँ, एक और करली ब्रेस, ठीक है, करली ब्रेसेस बहुत है मेरे पास, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो करली ब्रेसेस में हम लिखेंगे कि देखो अगर यही शो फॉर्म, अगर शो फॉर्म ट्रू होगा, ठीक है, अगर शो फॉर्म ट्रू होगा, देखो इसको लिखेंगे एंड, क्या लिखेंगे, एंड शो फॉर्म ट्रू होगा तब दिखाना, नहीं ये गलत है, जब शो फॉर्म उल्टा यानी कि शो फॉर्म, तो देखो ये भी गायब हो जाएगा, ठीक है। इट मीन्स देखो अगर मैं रिलोड करूं, रिलोड करने के टाइम पे कुछ ऐसा दिखेगा, लेकिन जब भी बंदे को वो लगेगा कि चलो मैं एक नई सर्विस क्रिएट करूं, जैसे वो क्रिएट सर्विस करेगा तो फॉर्म दिखेगा। अब हम फॉर्म किधर बनाएंगे, फॉर्म हम यहां पर नहीं बनाएंगे। देखो इससे फायदा किसको हुआ, कंपोनेंट बेस्ड यूआई का फायदा यहां पर समझ में आएगा। यहां पर कितनी सारी चीजें हो गई, अब हम कहां ढूंढेंगे फिर कल को वो फॉर्म, इसीलिए बेहतर है ना कि क्रिएट सर्विस में फॉर्म अलग से बना लो, एक और फाइल, नो प्रॉब्लम, उसको मैंने इंपोर्ट कर दिया कहां पर, उसमें, और वो भी लगा दिया उसको किसमें, कंडीशनल रेंडरिंग में। तो उसको मैं बोलूंगा ठीक है भाई क्रिएट सर्विस, चलो हम यहां पर एक फॉर्म बनाते हैं, ठीक है। तो मैं यहां पर क्या करूंगा, आई विल जस्ट क्रिएट ए फॉर्म, और मैं लिखूंगा क्रिएट ए न्यू सर्विस, ऐसे लिखेंगे क्रिएट न्यू सर्विस, और इसको मैं लिखूंगा एक H3 में, H3 में लिखो, H2 में लिखो, जिसमें आपकी मर्जी है, डिपेंडिंग ऑन यू आप कैसे मतलब यूआई बनाओगे। मैं जैसे यूआई बना रहा हूं तो वही है। तो क्रिएट न्यू सर्विस, और मैं चाहता हूं कि बीच में हो, हाँ इसकी अपनी फाइल होनी चाहिए फिर ऑब्वियसली। तो मैं एक काम करता हूं, लेट अस डू वन थिंग, मैं इंपोर्ट, लेकिन अब जितनी भी नई फाइलें मैं बनाऊंगा वो सारी SaaS होंगी, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, import डॉट स्लैश, इसकी फाइल क्या होगी, क्रिएट सर्विस, इसी नाम से मैं फाइल बनाऊंगा, क्रिएट, सो दैट कल को हम पता चल जाए ना कि दैट इसकी CSS फाइल कहाँ है, तो s.css।
तो ये फाइल है नहीं, मैं कंट्रोल प्रेस करके यहाँ पर ऐसे कर दूंगा क्रिएट फाइल, देखो क्रिएट सर्विस फाइल बन गई, ठीक है। तो ये SAS फाइल है और हाँ अभी कोई एरर भी नहीं बिकॉज मैंने SAS लाइब्रेरी पहले से इंस्टॉल की हुई है। तो मैं क्रिएट सर्विस के अंदर क्या लिखूँ, सबसे पहले चेक करो, इस क्रिएट सर्विस के डिव को मैं नाम रखूँगा कुछ लाइक क्लास नेम, मैं इसको रखूँगा क्रिएट सर्विस। चलो मैंने इसका नाम ही रखा क्रिएट सर्विस, ठीक है। इस डिव का नाम ही, क्लास नेम ही मैंने रख दी क्रिएट सर्विस। तो इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पर लिखते हैं डॉट क्रिएट सर्विस और इसके अंदर मैं इसको बोलूँगा कि देखो भाई इसके अंदर एक H3 है। ये जो मैं इस तरह से CSS लिखता हूँ ना, ये नेस्टिंग करके, ये असल में SAS नहीं लाया था। CSS वॉज नॉट हैविंग द सपोर्ट ऑफ दिस, मतलब CSS इस चीज़ को सपोर्ट नहीं करता था। मतलब आप CSS में ऐसे आप नेस्टिंग नहीं कर सकते थे, आप समझे मेरी बात को। यानी कि ये जो आप चेक करो, अगर आप अभी जाओगे ना वहाँ पर W3 स्कूल SAS में, यू विल सी वन थिंग, एक चीज़ देखो आप वहाँ पर, इन्होंने क्या बोला है, इन्होंने इसको फीचर में लिखा है, इन्होंने SAS की इस फीचर में लिखा है, इन्होंने कहा है कि दैट SAS में हम नेस्टिंग का इस्तेमाल करेंगे। बहुत ही रिसेंटली लाइक 1-2 साल पहले SAS में किसका फीचर आ गया, नेस्टिंग का। ये जो आप नेस्टिंग करके लिखते हो ना कि सर्विस के अंदर ये, फिर उसके अंदर ये, फिर उसके अंदर ये हम किसके अंदर कैसे करते थे, ये हम SAS में ही करते हैं। ओके, तो H3 का लिखूंगा मैं फिलहाल, H3 का मैं लिखूंगा टेक्स्ट अलाइन सेंटर, फिलहाल के लिए मैंने ऐसा कर दिया। तो ज़रा हम देखें क्रिएट सर्विस, चेक करते हैं, ये फिलहाल बंद ही हो गया, कोई बात नहीं, हम अपने इस पर देते हैं। ओके, शायद इंटरनेट गया, नहीं, रोबोट ट्रेस ये नहीं है, यहाँ पर है, चेक करो क्रिएट न्यू सर्विस। ओके, और क्रिएट न्यू सर्विस ऑब्वियसली आप इसके ऊपर मार्जिन टॉप भी कर दोगे, है ना। तो मार्जिन टॉप 20 पिक्सल। ओके, अब हम यहाँ पर एक फॉर्म बनाएंगे। मुझे एक बात बताओ, सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि मुझे सर्विस नहीं बनानी, मुझे मशवरा चेंज हो गया, ठीक है, मैं चाहता हूँ कैंसिल करूँ, मैं वापस पीछे वाले पेज पे जाऊँ। कैसे जाऊँ, मैं यहाँ पर रिलोड करूँ? नहीं, क्योंकि देखो अगर मैं रिलोड करूँगा इट मीन्स मुझे सारी APIs कॉल भी फिर से होंगी एंड ये पूरी की पूरी ऐप लोड होगी, वो फिजिबल नहीं है। मैं एक कैंसिल बटन बनाता हूँ, क्या बनाऊंगा, एक मैं कैंसिल लिख रहा हूँ सीधे ही, देखो बटन, ठीक है, एक बटन बनाया मैंने, उसका नाम मैंने रखा क्या, कैंसिल बटन बना लिया पहले। देखो भाई बटन आ गया कैंसिल। अच्छा, ये जो बटन की CSS है ना वो मैंने ग्लोबल CSS में लिखी है, इसीलिए वो ग्लोबल CSS से कहीं पर भी आप बटन लिखो तो उस पर ऐसे लग जाएगा खुद से, ठीक है। ओके, बटन के ऊपर कैंसिल। मैं चाहता हूं कि कैंसिल जब मैं करूं तो ये कैंसिल हो जाए, लेकिन इसको कैंसिल करने के लिए मुझे सेट फॉर्म को फॉल्स करना है, लेकिन यहां पर तो वो फंक्शन ही नहीं है ना। तो हम प्रॉप्स से लाएंगे, किससे लाएंगे, प्रॉप्स। अब आप कहोगे कि सर हम तो कॉन्टेक्स्ट यूज कर रहे हैं, वाई टू यूज प्रॉप्स। देखो यहां पर डीप नेस्टिंग नहीं है, मुझे प्रॉप पास करना है सिर्फ कहां से, यूजर प्रोफाइल से क्रिएट सर्विस को, और कहीं भी नहीं, है ना। तो ठीक है, देखो मैं क्या करता हूं, मैं क्रिएट सर्विस के अंदर ऐसे करता हूं, कहां पर है, समझो, आप समझो, क्वेश्चन पूछने से पहले समझो क्वेश्चन क्या पूछ रहे हो आप कह रहे हो कि हम बटन कहां पर नहीं बनाएंगे, कहां पर, हाँ, लेकिन वो फंक्शंस मत है वहां पर, वही तो मैं भी बोल रहा हूं। अगर आप कैंसिल पे रखोगे लाइक ऑन क्लिक, ठीक है, फंक्शंस कहाँ है, फंक्शंस तो इसके पेरेंट के पास है ना, तो इसीलिए पेरेंट से लानी पड़ेंगी ना, कहाँ से, प्रॉप्स से, वही तो मैं बोल रहा हूं ना, समझा करो, ठीक है। देखो मुझे चाहिए ये सेट शो फॉर्म, क्या चाहिए, मुझे सेट शो फॉर्म चाहिए, क्योंकि सेट शो फॉर्म को मुझे क्या करना है, वापस से फॉल्स, मुझे सेट शो फॉर्म को फॉल्स करना है सो दैट ये जाए वो आए, ठीक है। तो मैं सेट शो फॉर्म को यहां पर प्रॉप्स के थ्रू पास करता हूं। अब आप कहोगे प्रॉप्स क्यों, आपने तो कहा प्रॉप्स में प्रॉब्लम होती है, प्रॉप्स में प्रॉप ड्रिलिंग की प्रॉब्लम होती है। देखो ड्रिलिंग की प्रॉब्लम नेस्टिंग में होती है, समझ रहे हो, ड्रिलिंग का प्रॉब्लम कब होता है, नेस्टिंग में। तो मैंने यहाँ पर सेट शो फॉर्म कर दिया, तो इसका मतलब मैंने सिंपली यहाँ पर एक क्रिएट सर्विस को एक प्रॉप पास कर दिया, ठीक है। तो ठीक है, प्रॉप का नाम क्या है, मैंने डायरेक्टली लिख दिया, मैंने ऐसे नहीं लिखा प्रॉप्स, फिर हम क्या लिखते थे, प्रॉप्स डॉट सेट शो फॉर्म, नहीं, मैंने डायरेक्टली इसको डीस्ट्रक्चर कर दिया वहां पर भी। तो सेट शो फॉर्म कॉपी करके यहाँ पे चला लो, ठीक है, एक एरो फंक्शन विच इंप्लाइज टू कर्ली ब्रेसेस, फंक्शन चला लो। फंक्शन है कहां पर, फंक्शन है यूजर प्रोफाइल के अंदर ही, लेकिन यहां पर कैसे लाई, यहां पर लाई प्रॉप्स से। बाकी और मुझे इस फंक्शन को फिर और कहीं ले जाना नहीं है, बस ये यहीं पे स्टॉप हो जाएगा। इट मीन्स देयर इज नो नेस्टिंग, इट मीन्स देयर इज नो प्रॉब्लम ऑफ प्रॉप ड्रिलिंग। तो बताओ मैं इसको क्या कर दूंगा, फॉल्स,
ठीक है, तो हम देखेंगे क्या ये कैंसिल बटन काम करेगा, लाइक कैंसिल बटन काम करेगा, बोलता है सेट शो फॉर्म इज नॉट ए फंक्शन, सेट शो फॉर्म इज ए नॉट ए फंक्शन। तो मैंने इसको प्रॉप्स के थ्रू तो पास किया था, हाँ मैंने यूजर प्रोफाइल को सेव नहीं किया था, ओके मैंने यूजर प्रोफाइल को सेव नहीं किया था, तो ठीक हो। मैंने यहाँ पर क्रिएट सर्विस के अंदर सेट शो फॉर्म प्रॉप पास कर दिया, तो देखते हैं कैंसल, ठीक है आ गया ना। क्रिएट न्यू पे क्लिक करेंगे तो ये, कैंसिल पे क्लिक करेंगे तो वापस, ठीक है समझ में आया। देखो अगर आप चाहो तो आप इसको बैक बटन भी बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो, बोलते हैं इसको कैंसिल लिखने की जरूरत नहीं, बैक लिख दो, बैक करो क्लिक तो फिर से ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी यहाँ पर होगी ये एक्टिव सर्विसेज, जो हमारी एक्टिव सर्विसेज है। और देखो मैं एक और चीज करना चाहता हूँ, बिकॉज आपको पता है कि दैट सर्विसेज जब हम क्रिएट करते हैं वो बाय डिफॉल्ट इनएक्टिव होती है, उनको एक्टिवेट करना पड़ता है ना, क्योंकि हो सकता है कि कभी कोई प्लम्बर या कोई इलेक्ट्रिशियन या कोई बंदा यहाँ पर है नहीं, तो उसकी सर्विसेज तो ऑफलाइन रहेंगी ना ऑब्वियसली। इसीलिए मैंने यहाँ पर दो हेडर्स में दो चीज़ें बनाई हैं, एक्टिव सर्विसेज एंड इनएक्टिव सर्विसेज। इसके ऊपर भी मैंने थोड़ा सा कल काम किया था, तो लाइक इस पर क्या काम किया था मैंने कि अगर इसके ऊपर स्पैन के ऊपर आप क्लिक करो, लाइक स्पैन के ऊपर क्लिक करो, ऐसे मैंने क्लिकेबल फंक्शन बनाया, तो मैंने बोला था कि टॉगल कलर कर देना ट्रू, टॉगल कलर कर देना ट्रू। और फिर मैंने इसको कहा था कि अगर शो कलर ट्रू होगा, शो कलर अगर ट्रू होगा तो तुम टॉगल कलर कर लेना। अब ये क्यों काम नहीं कर रहा, बिकॉज देखो ये काम कैसे करता है, अगर आप इस एक्टिव सर्विसेज पे क्लिक करते हो तो व्हाट इज हैपनिंग, टॉगल कलर ट्रू हो जाता है। और यहां से मैंने लिखा है कि दैट अगर शो कलर ट्रू है तो तुम इसकी क्लास नेम क्या कर देना, स्पैन। तो ठीक है, मुझे यूजर प्रोफाइल में जाना पड़ेगा, मुझे देखना है कि क्या वहां पर स्पैन नाम की कोई क्लास है, एग्जैक्टली वहां पर स्पैन नाम की क्लास बनाई है मैंने, तो पता नहीं मुझे यहाँ पर ये है, देखो स्पैन नाम की क्लास है, ये तो डायरेक्टली स्पैन को हो रहा है, पहले हमें ये हेडर में है शायद, हाँ दिस इज इन हेडर, स्पैन नाम की क्लास है। और देखो मैंने वो बैकग्राउंड कलर असल में कमेंट आउट करके रखा था, तो देखो मैं इस कमेंट आउट कलर को छोड़ देता हूँ, देखो ये कुछ ऐसा आएगा, सही है ना, ये फीचर भी मैंने इसको बनाया हुआ है। दिस इज कॉल्ड एज माइक्रो एनिमेशन, क्या बोलते हैं, ये छोटी छोटी चीज़ों को डिटेल से बनाना, इसमें टाइम लगता है और इसी के डेवलपर पैसे लेते हैं, ठीक है। ये आप समझ गए मैंने कैसे किया है। देखो मैंने एक स्पैन नाम की एक क्लास बनाई है, उसके अंदर बैकग्राउंड कलर कुछ रखा है, लाइक वो स्लाइट ऑरेंज कलर, और बॉर्डर टॉप लेफ्ट रेडियस, बॉर्डर टॉप लेफ्ट, टॉप लेफ्ट से और टॉप राइट से, ठीक है 20-20 पिक्सल का, इसीलिए ऊपर से कर्व्ड दिख रहा है। बाद में लेकिन एक्टिवेट कैसे हो रहा है, एक्टिवेट ऐसे हो रहा है कि जब भी मैं इस एक्टिव सर्विसेज पे क्लिक करूं तो टॉगल कलर क्या हो जाएगा, ट्रू, और जब भी शो कलर ट्रू होगा तो स्पैन वाली इस पे लग जाएगी। टॉगल कलर ऊपर हुक है, ठीक है, यू कैन चेक, ये आया हुक है ना, शो कलर एंड टॉगल कलर है ना। तो शो कलर बाय डिफॉल्ट क्या है, ट्रू, टॉगल कलर से वो उल्टा हो जाता है ना। देखो टॉगल कलर इज अ फंक्शन, तो टॉगल कलर ट्रू, तो ठीक है शो कलर में स्पैन लगा देना, और अगर उल्टा होगा तो फिर वही स्पैन किस में लगा देना, इनएक्टिव सर्विसेज पे। तो ये थोड़ा इस तरह से काम करता है, ऐसे ऐसे और ऐसे, इस पर क्लिक करोगे तो ठीक है, लग रहा है ना। और ये स्टेट जो है ना मेंटेन रहेगी। फॉर एग्जांपल अगर मैं अभी रिलोड करूं तो बाय डिफॉल्ट ये हमें क्या दिखाएगा, एक्टिव सर्विसेज, ठीक है, बाय डिफॉल्ट हमें एक्टिव सर्विसेज दिखाएगा। एंड हालांकि दीज सर्विसेज आर नॉट एक्टिव, तो मुझे इनको इनएक्टिव में फेंकना है फिर बाद में, ठीक है। तो फिलहाल तो ये इनएक्टिव सर्विसेज है, तो बाय डिफॉल्ट यही है। तो आप कलर चेंज कर सकते हो, लाइक इनएक्टिव सर्विसेज, बाद में ये भी शिफ्ट करेगा, आप समझ रहे हो। यानी कि यूआई में अभी क्या बनेगा कि दैट ये जो ये सर्विसेज यहाँ पर है, ये 3 सर्विसेज, ये भी फिर मैं क्या करूंगा, ये भी मैं फिर शिफ्ट करूंगा, आया समझ, तो ठीक है। और मैंने वहां पर एक और चीज भी बनाई थी, दैट इज कॉल्ड एज ड्राफ्ट्स। तो फिलहाल उसका मेरा आइडिया नहीं है ड्राफ्ट्स का, ड्राफ्ट्स मैंने नहीं रखने हैं फिलहाल, तो क्योंकि वो फिर ओवर एडेड कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी, इसीलिए मैंने इस ड्राफ्ट्स नाम के इस स्पैन को क्या करके रखा है। तो इस तरह से पूरी यूआई समझ में आ गई आपको, यूआई कैसे बनाते हैं। ये मतलब ये एक तरह से आप समझ लो, रिएक्ट के अंदर हम जब बनाते हैं कोई चीज़, ये एक तरह से इन कंडीशनल रेंडरिंग का जाल होता है। क्या ये कंडीशनल रेंडरिंग है ना, इन्हीं का एक जाल समझ लो। शो फॉर्म होगा तो ये दिखाना, शो फॉर्म नहीं होगा तो ये दिखाना, इस पर क्लिक करूंगा तो वो करना। नाउ दीज थिंग्स, मतलब इतने हाई लेवल पर ये चीज़ें करना, बताओ मुझे सिंपल जावास्क्रिप्ट से कैसे करोगे। कर सकते हैं, बट वो कोड बहुत ही लंबा चौड़ा हो जाएगा। एवरी टाइम आपको फिर वो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट में आईडी करना है, ठीक है। यहाँ पर तो बहुत ही ईजी तरीके से हो जाता है, ठीक है। चलो सही है, क्रिएट न्यू पर क्लिक करेंगे तो वो गया,
क्रिएट न्यू सर्विस। चलो अब यहाँ पर एक अच्छा सा प्यारा सा फॉर्म बनाते हैं, बाद में मैं उसकी CSS खुद से लिखूंगा। अब फॉर्म में आपको क्या क्या चाहिए, लाइक मान लो अगर एक फॉर्म बनाऊं मैं, ठीक है, एक फॉर्म मैंने बनाया, ठीक है, उस फॉर्म के अंदर क्या क्या चाहिए। देखो एक सर्विस को क्रिएट करने के लिए यू नीड मेनी थिंग्स, ओके, आपको बहुत सारी चीज़ें चाहिए। तो लाइक आई कैन गो टू द सर्विस मॉडल, मुझे सर्विस मॉडल से पता चलेगा कि कौन कौन सी चीज़ें ज़रूरी है। तो मान लो मैंने इन दोनों को ऐसे रखा, इसको ये बंद करके रखा और ये भी बंद किया। आप देखो एक तो मुझे सर्विस टाइटल चाहिए, तो ठीक है मैं एक इनपुट ले लेता हूँ, ठीक है, एक इनपुट ले लेते हैं, ठीक है, उसका नाम क्या रखेंगे देखो इनपुट, यहाँ पर देखो हमेशा इनपुट जो है वो एक, हाँ आप चाहो तो इसके अंदर प्लेस होल्डर डाल सकते हो, ठीक है, तो प्लेस होल्डर लगा दिया, क्या, सर्विस टाइटल। एंटर योर सर्विस नेम, क्या लिखेंगे, एंटर योर सर्विस नेम। तो आई विल ट्राई टू राइट इट एज शॉर्ट एज पॉसिबल। तो एंटर योर सर्विस नेम। इसी तरह से ये सारी चीज़, सर्विस प्रोवाइडर, सर्विस कॉस्ट, पिक यूआरएल्स तो नहीं है क्योंकि पिक यूआरएल्स ये अलग से अपलोड करेगा। तो यहाँ पर एक बटन भी होना चाहिए, अपलोड पिक्स। तो एक बटन भी होगा, एक बटन, ठीक है, उस बटन में अलग से हम उस वहाँ पर कॉल करेंगे तो उसका नाम होगा अपलोड पिक्स, ऐसे। तो ये देखो ये बटन भी आ जाएगा, अपलोड पिक्स। बाद में हम इसको CSS से थोड़ा अलग अलग कर देंगे। फिलहाल आ गया एंटर योर सर्विस नेम। बाद में इसी तरह से आप क्या करोगे, इसी चीज़ को फॉलो करोगे आप, ठीक है, ओके। चलो अब कितनी चाहिए मुझे चाहिए 1 2 3, ठीक है। बाय ये इज एक्टिव तो इसको डालना नहीं क्योंकि इज एक्टिव बाय डिफॉल्ट फॉल्स ही जाएगा, है ना। टाइम ऑफ कंप्लीशन, रीजन और कैटेगरी, 1 2 3। चलो हम बना लेते हैं एक एक करके, तो बाद में देखते हैं कितने होंगे। तो एंटर योर सर्विस प्रोवाइडर तो खुद से जाएगा, ठीक है। सर्विस कॉस्ट, ठीक है, क्या लिखेंगे, सर्विस कॉस्ट। चलो सर्विस नेम, ठीक है, टूलसा, सर्विस नेम, सर्विस कॉस्ट, ओके। उसके बाद व्हाट इज डिस्काउंट, क्योंकि डिस्काउंट वही बोलेगा कितना डिस्काउंट, ठीक है। और हाँ, इनकी जो सर्विस कॉस्ट और इनकी सर्विस ये जो डिस्काउंट होगा, इनकी टाइप भी होगी। इनका टाइप क्या होगा, इनका टाइप होगा नंबर, ठीक है, इनका टाइप होगा नंबर, ओके। डिस्काउंट का भी टाइप होगा नंबर, टाइप नंबर, सही है ना। तो ठीक है। अच्छा मुझे एक बात बताओ और क्या है, टाइम ऑफ कंप्लीशन। चलो भाई सही है, टाइम ऑफ कंप्लीशन, ठीक है, ठीक है, टाइम ऑफ कंप्लीशन। ये टाइम ऑफ कंप्लीशन टाइप टेक्स्ट ही होगा, इसको नंबर नहीं, ठीक है। ये दिन हो सकता है, घंटा हो सकता है, मिनट्स हो सकते हैं, ठीक है। इसके बाद रीजन, ठीक है, रीजन ऑफ सर्विस, ठीक है, ओके। ये भी टाइप क्या होगा, हालांकि हम इसको फिर बाद में चेंज भी करेंगे। और हाँ, इसमें हम कैटेगरी इसको बोलेंगे डालने के लिए, ठीक है, ओके। कैटेगरी या कैटेगरी नहीं, इसको बोलेंगे हैशटैग्स। क्या बोलेंगे, हैशटैग्स, हमारी मर्जी, ठीक है, ओके। तो टाइप जो है, टाइप इसकी स्ट्रिंग ही होगी। तो देखो ये बन के आ गई फिलहाल ये सारी चीज़ें, है ना। बाद में इसको अच्छे से CSS लिख के फॉर्म बनाएंगे, वो तो दूसरी चीज़ है। चलो ये हो गया फिलहाल। बाद में इसके ऊपर रिव्यूज है, क्रिएटेड ऑन है, अपडेटेड ऑन है, ये तो खुद से हम ये तो हैंडल हो जाएगा अलग से। अब जरा चेक करें, अब हमारे पास ये फिलहाल आ गया, ये चीज़ें आ गई। नाउ वहाँ से डेटा लेने के लिए, फिर एक API पे डालने के लिए यू नीड अ यूज स्टेट हुक। तो ठीक है, यहाँ पर आपको एक यूज स्टेट हुक बनाना है। लेकिन अब की बार मैं एक यूज स्टेट हुक जो है ना, अब मैं कहाँ बनाऊंगा इतने सारे यूज स्टेट हुक, मैं एक ही हुक बनाऊंगा। तो मैं उसका नाम लिखूंगा फॉर्म, क्या लिखेंगे, फॉर्म सेट फॉर्म, क्या लिखेंगे, फॉर्म सेट फॉर्म, ऐसे लिखेंगे, फॉर्म सेट फॉर्म इज इक्वल टू यूज स्टेट, क्या लिखेंगे, यूज स्टेट। और यूज स्टेट के अंदर एक ऑब्जेक्ट, यूज स्टेट के अंदर एक ऑब्जेक्ट। तो उसके अंदर, उस ऑब्जेक्ट के अंदर वही सारी चीज़ें जो आपने मतलब यहाँ पर लेनी है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं फिर से यहाँ पर जाऊँ, मुझे अच्छा लगेगा यहाँ पर ऐसे करना, क्योंकि वो नाम बराबर होने चाहिए। चलो इनका तो आप इधर उधर कर भी सकते हो, लेकिन वो वाले हैं ना जो यहाँ पर आपको जो, वो तो इंपॉर्टेंट है, वो तो बिल्कुल आपको इसी तरह से चाहिए। तो सर्विस टाइटल हो गया, ठीक है, मान लो सर्विस टाइटल हो गया, सही है ना। इसी तरह से सर्विस कॉस्ट हो गया, ये एरर देगा फिलहाल, कोई बात नहीं, देने दो।
तो डिस्काउंट हो गया, ओके, और टाइम ऑफ कंप्लीशन हो गया, सही है ना। इसी तरह से रीजन हो गया और कैटेगरी हो गई, ठीक है। तो यही चीजें है ना, बस ये हो गया फिलहाल। अभी चेक करते हैं, अब देखो आप, अब यहां पर सर्विस टाइटल बाय डिफॉल्ट क्या है, एम्प्टी, तो इसको आपको एक जेसन ऑब्जेक्ट की तरह लिखना होगा ऐसे, तब जाके एरर भाग जाएगा, सही है ना। तो ठीक है, ऐसा करते हैं हम। फिर उसके बाद सब कुछ एम्प्टी। देखो ये जो स्टेट है ना, ये क्यों नहीं, ये स्टेट भी मैं क्यों नहीं कॉन्टेक्स्ट में ही कंट्रोल करता हूं, क्योंकि ये स्टेट जो है ना सिर्फ इसी कंपोनेंट की है, ये कहीं पे और यूज होने वाली नहीं है। हम तब जाके स्टोर बनाते जब ये स्टेट कहीं और भी हमें जरूरत थी, लेकिन ये तो फॉर्म एक बार सबमिट हो गया बस, है ना, इसकी बाद में हमें कोई जरूरत है ही नहीं। तो ठीक है, आ गया। तो फॉर्म के अंदर कितनी चीजें आ गई, सर्विस टाइटल, सर्विस कॉस्ट, डिस्काउंट, टाइम ऑफ कंप्लीशन, रीजन और कैटेगरी, सही है ना। तो ये आपका फॉर्म डेटा हो गया। तो मैं इसका नाम रखूं फॉर्म डेटा, इजी हो जाएगा। और इसको लिखते हैं यहां पर सेट फॉर्म डेटा, है ना, समझ सकते हो आप जल्दी से। अब देखो क्या करना है, ये जो ये चीजें है ना, मुझे इनके हर के ऊपर, सब के ऊपर लगाना पड़ेगा ऑन चेंज। क्या लगाना पड़ेगा, ऑन चेंज। ये फॉर्म हैंडलिंग ही हो गया एक तरह से, लेकिन ऑन चेंज एक काम करते हैं, ठीक है। ऑन चेंज भी तो हम लगाएंगे, उससे पहले आपको नेम भी देना पड़ेगा इसको। नेम बताओ, इसका नेम क्या होगा, इसका नेम होगा यही सर्विस टाइटल, है ना। तो इसका नेम होगा सर्विस टाइटल। तो जल्दी से मैं ये कर देता हूं, सर्विस टाइटल। तो बताओ इसका नेम क्या है, इसका नेम क्या है, इसका नाम है सर्विस कॉस्ट। ये प्रोजेक्ट जल्दी ही खत्म हो जाएगा, पता है क्यों, हाँ, बिकॉज इसमें आप नया कुछ नहीं सीखोगे आप, ठीक है। इसमें आप वही चीजें फिर से रिपीट करोगे। देखो जब आपके कोडिंग में रेपिटेशन आ जाए ना, कि दैट आप वही मेथड्स वही चीजें फिर से सीख रहे हो, तो इसका मतलब कि दैट लगभग हम असल में क्वेस्ट क्या है कि दैट हम कुछ नया सीखने चाहिए, ठीक है। नया अब आप इसमें कुछ नहीं सीखोगे, पता है क्यों, क्योंकि इसमें वही CSS लगेगी, वही HTML लगेगा, नई लाइब्रेरीज आप शायद में भी इस्तेमाल करो, लेकिन बाद में क्या है, वही बैकएंड पे राउट्स बना लो, वहां पर कंट्रोलर्स बना लो, उनको यहाँ पर API कंज्यूम करो। तो अब मैं क्या करूंगा कि कुछ दिनों में, ये 1-2 हफ्ता हम देंगे इसके साथ, तो मैं इसको पूरा मतलब एक कगार पे है इसको ला के खड़ा कर देंगे, फिर वहां पर आपको समझ में आएगा कि दैट इसमें आप नया करने के लायक कुछ है ही नहीं, ठीक है। क्योंकि इसकी UI हो गई, एक बार UI डिजाइन हो जाएगा, बाद में ये सर्विसेज धीरे धीरे इसमें ऐड होती जाएंगी, ठीक है, आए सम। तो अब इसके बाद उसके बाद हम हो सकता है कि हम इसकी क्या बनाएं, हम इसकी ऐप बनाएं, तो वो फिर एक अलग चीज होगी, ओके। तो नेम क्या होगा इसका, डिस्काउंट। बताओ टाइम ऑफ कंप्लीशन, तो इसका नेम होगा टाइम ऑफ कंप्लीशन, सही है। और फिर इसके बाद रीजन, चलो लिखते हैं डायरेक्टली, नेम इज इक्वल टू रीजन, सही है ना। और यहाँ पर क्या लिखेंगे, देखो मैंने इसको लिखा हैशटैग्स, लेकिन असल में ये कैटेगरी है ना, असल में ये क्या है, कैटेगरी, सही हो गया ना, ओके। हर किसी पे आपको ऑन चेंज फंक्शन चाहिए। तो देखो मैं एक काम करता हूँ, लेट अस डू वन थिंग। कहीं पर किसी एक फॉर्म के अंदर, आई थिंक शायद किसी फॉर्म के अंदर, शायद या तो रजिस्टर के अंदर या तो लॉगिन के अंदर, हाँ, रीसेट, एग्जैक्टली ये वाला रीसेट। देखो रीसेट पास में हमने ये फंक्शन इस्तेमाल की थी, हैंडल चेंज। देखो दिस विल बी अ वेरी हैंडी फंक्शन, पता है क्यों, आप इसके अंदर वही सेट फॉर्म डेटा है। तो मैं एक काम करता हूँ, क्रिएट सर्विस में जाके इस फंक्शन को ऐसे सीधे कॉपी कर दिया, ठीक है। पता है ये हैंडल चेंज फंक्शन क्या करती है, हाँ, ये प्रीवियस स्टेट को मेंटेन रख के खाली नेम के अंदर नया वैल्यू डाल देती है। तो ऑन चेंज फंक्शन मैंने डाल दी, तो यहां पर क्या करोगे आप, ऑन चेंज, हम सिंपली लिखेंगे ऑन चेंज। अगर किसी ने ऑन चेंज किया तो तुम कौन सी फंक्शन चलाओगे, हैंडल चेंज। तो मेरे लिए हैंडी हो जाएगा ना ये, और यही चीज मुझे सब पर डालनी है, क्योंकि ये सेम ही होगा हर जगह पे, है ना। तो ठीक है, इस पर भी ऑन चेंज, 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 और इस पर भी ऑन चेंज, सही है ना। फिर आपको हाँ, फिर एम्प्टी हो जाता था ना। तो हैंडल चेंज में हम क्या कर रहे हैं, वी आर जस्ट डूइंग वन थिंग, वी आर टेकिंग, हैंडल चेंज इज टेकिंग ए पैरामीटर ई एंड नेम एंड वैल्यू इज टेकन फ्रॉम द टारगेट, ठीक है, नेम एंड वैल्यू। अब नेम क्या है, दिस सर्विस टाइटल, और वैल्यू कौन होगा जो हम उसमें टाइप करेंगे।
तो नेम एंड वैल्यू इज कमिंग फ्रॉम द टारगेट ई डॉट टारगेट, देन हम क्या लिख रहे हैं कि देखो भाई सेट फॉर्म डेटा कर लेना, सेट फॉर्म डेटा कर लेना, बट क्या करोगे, प्रीवियस इनपुट को मेंटेन रखना, स्टेट को इम्यूटेट रखना, मतलब इम्यूटेशन, सर्विस को चेंज नहीं करना, बस पुरानी चीजें वहीं पे रखो, नए नेम के अंदर नया वैल्यू डाल दो। ठीक है, अब नेम देखो, नेम क्या है, नेम एक एरे है, उसके अंदर वैल्यूज जाएंगी। तो प्रीवियस इनपुट क्या है, प्रीवियस इनपुट में भी आप चीजें देख लो क्या क्या आ रही है, पैरामीटर्स आ रहे हैं। ठीक है, हाँ ये एरे है यहाँ पर, क्योंकि ऐसे ही आता है। ठीक है, ये नेम जो है ना, नेम ये ऐसे आता है, नेम देखो, नेम है सर्विस टाइटल, नेम है सर्विस कॉस्ट, नेम है डिस्काउंट, तो वो तो एरे में ही आएगा ना, चेक करो। अब यहाँ पर ये हो गया फिलहाल। नाउ ठीक है, नाउ आई एम हैविंग दिस फॉर्म डेटा, बताओ क्या करूं मैं कि क्रिएट सर्विस हो जाए। एक सर्विस को क्रिएट करने के लिए क्या करना है, मुझे एपीआई कॉल करनी है, तो इट मीन्स मुझे कहाँ जाना पड़ेगा, मुझे जाना पड़ेगा स्टोर में, और स्टोर में मुझे बनानी पड़ेगी एक फंक्शन, सबसे नीचे बनाऊंगा मैं, वो बैकएंड पे बनाई थी। ठीक है ना, यहां पर फंक्शन कॉल करनी है बस। तो यहां पर क्या लिखेंगे, कांस्टेंट क्रिएट सर्विस, क्रिएट सर्विस, क्रिएट सर्विस। देखो यहां पर भी अब देखो कितना इजी हो गया, क्यों, क्योंकि मुझे वो यूआरएल्स सारे नहीं देने। तो दिस विल टेक ए फॉर्म डेटा एज अ, दिस विल टेक ए फॉर्म डेटा एज अ पैरामीटर, एंड इसके अंदर मैं क्या करूंगा, ट्राई कैच। तो इस तरह से हम ट्राई में देखो क्या करेंगे, देखो ट्राई में आई हैव टू डू दिस, मुझे रेस्पॉन्स चाहिए किसी एपीआई से, है ना, तो ठीक है एपीआई डॉट पोस्ट, लेकिन उसका यूआरएल क्या है, चेक करो, बैकएंड पे देखना पड़ेगा। बैकएंड पे देखो, इंडेक्स डॉट जेएस में जाओ, उसका क्या है एक यूआरएल, उसका यूआरएल है कस्टमर क्रिएट ऑर्डर, नहीं सेलर क्रिएट सर्विस, क्या है, तो सेलर क्रिएट सर्विस, तो ठीक है कॉपी कर लेता हूं। ठीक है, तो सेलर क्रिएट सर्विस, तो ठीक है सेलर क्रिएट सर्विस, सेलर क्रिएट सर्विस, और वो फॉर्म डेटा साथ में। ठीक है, बाद में क्या करना है मुझे, मैं इसको इफ रेस डॉट स्टेटस 200 बराबर यही सेम टू सेम। हाँ, अलबत्ता सिर्फ इसके अंदर क्या चेंज हो गई, इसके अंदर सिर्फ यूआरएल चेंज हो गई, बाकी फंक्शन वही है। तो इफ रेस डॉट स्टेटस इज इक्वल 200, तो कर लेना टोस्ट डॉट सक्सेस रेस डॉट डेटा डॉट मैसेज। ठीक है, और ये क्रिएट सर्विस जो है ये आप यहाँ पर क्या कर दो, इसको आप यहाँ पर फेंक दो, और यहाँ पर आप कर देना कंसोल डॉट लॉग, कंसोल डॉट लॉग एरर। ठीक है, सही है ना। अगर आपको लगता है ना कि दैट इन सारी फंक्शंस में रेपिटेशन है, जैसे अपलोड में, क्रिएट सर्विस में, तो आप इसकी भी एक मेन फंक्शन बना सकते हो, वो भी मैं दिखाऊंगा कि वो कैसे करते हैं। ठीक है, मुझे एक बात बताओ, क्या आपको लगता है कि दैट एक्सियोस इंस्टेंस क्रिएट करने से हमें फायदा हुआ? हाँ, वरना हमें बेस यूआरएल देना पड़ता, हमें वो टोकन सेंड करने पड़ते, हम टोकन लाते ही नहीं, पता है क्यों? क्योंकि टोकन तो हेडर्स के साथ खुद से ही जाते हैं बाय कुकीज, है ना। वो कोड हमने कहाँ पे लिखा था, एक्सियोस इंस्टेंस में, क्योंकि हमने एक्सियोस इंस्टेंस में उसको बेस यूआरएल भी भेजा है, और वहां पर हमने एक और चीज भी की है, वो क्या है, विद क्रेडेंशियल्स ट्रू। समझ आ गया? वो यूटिलिटीज में एक फंक्शन है, देख लो ये कितना हैंडी फंक्शन है, क्योंकि अगर मैं डायरेक्टली एक्सियोस का इस्तेमाल करूंगा देन मुझे फिर बेस यूआरएल खुद से डालना पड़ेगा, लेकिन मैंने एपीआई करके एक फंक्शन बनाई है जिसके अंदर मैंने एक्सियोस डॉट क्रिएट किया था। तो ये फंक्शन भी आपके लिए, जब आप एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बनाते हो ना, स्केलेबल प्रोजेक्ट, अगर उसमें आप कन्वेंशनल मेथड्स यूज करोगे ना कि एवरी टाइम बेस यूआरएल पास करो, फिर वो करो, ये करो, तो आप बहुत ज्यादा क्या हो जाओगे, परेशान। और हाँ, क्रिएट सर्विस के टाइम पे अगर ये फंक्शन नहीं होता, हैंडल चेंज, तो क्या करना होता आपको फिर कितने हुक्स बनाने पड़ते, आपको बनाना था फिर सर्विस टाइटल सेट सर्विस टाइटल, सर्विस कॉस्ट सेट सर्विस कॉस्ट, टाइम ऑफ कंप्लीशन सेट टाइम ऑफ कंप्लीशन, फिर एक एक इंडिविजुअल ऑन चेंज पर आपको फंक्शन चलानी थी वो। तो ये इजी हो गया इस तरह से। यही होता है कि इसी को हम बोलते हैं कि दैट आप अब जा रहे हो कहाँ की तरफ, एडवांस्ड जावास्क्रिप्ट की तरफ। यानी कि यहाँ पर आप देख रहे हो एब्स्ट्रैक्शन को, आप देख रहे हो कि किस तरह से मैं एक फंक्शन बनाता हूँ और उससे मेरा काम हो जाता है। ठीक है, नाउ चलो स्टोर को सेव कर देते हैं, वहां पर क्रिएट सर्विस नाम की एक फंक्शन मैंने क्रिएट कर दी, ट्राई हो गया, सब कुछ हो गया, रेस्ट डॉट स्टेटस। ओके, अच्छा एक और भी मैंने एक चीज कर दी, वो भी देख लो, इंडेक्स डॉट जेएस को एक बार ओपन कर लो, टोस्ट कंटेनर मैंने यहीं पे ला दिया। ठीक है, ये सब कंपोनेंट पे चला जाएगा, है ना। हम टोस्ट कंटेनर कंपोनेंट एवरी कंपोनेंट को देने की जरूरत नहीं है, जस्ट डू वन थिंग, इंडेक्स डॉट जेएस में जाओ, ब्राउजर आउटर के अंदर क्या डाल दो, टोस्ट कंटेनर, उसमें पोजीशन लगा दो टॉप सेंटर, इस सारे कंपोनेंट्स पे लग जाएगा, है ना। तो यही होता है शॉर्ट में एब्स्ट्रैक्शन। क्या होता है ये जो आप ऊप्स मॉडल में एब्स्ट्रैक्शन पढ़ते हो, यही है।
ठीक है, इन यही चीज़ें करना, इसी को हम एब्स्ट्रैक्शन बोलते हैं। क्योंकि हम जो है ना एक तरह से एक फंक्शन बनाते हैं, फिर हम एवरी टाइम जब हमें कुछ करना होता है तो हम वो फंक्शन के अंदर क्या कोड लिखा होता है हम उसके ऊपर ध्यान नहीं देते, हम जिस फंक्शन को कॉल कर लेते हैं बस हो गया, उसके अंदर जो हो रहा है होने दो, ठीक है, चल रहा है, हमारा काम का होना चाहिए। तो क्रिएटिव सर्विस, ठीक, तो क्रिएट सर्विस, अब हम कहाँ जाएंगे, इसको सेव किया, अब क्रिएट सर्विस में जाएंगे। नाउ वी नीड दिस फंक्शन, है ना, वी नीड दिस फंक्शन, तो हम क्या लिखेंगे, कॉन्स्टेंट क्रिएट सर्विस। ओके, ये कहाँ से लाओगे आप, यूज कॉन्टेक्स्ट से, है ना, यूज कॉन्टेक्स्ट हुक है, तो यूज कॉन्टेक्स्ट हुक से आप इस्तेमाल करोगे क्या, उसमें कॉन्टेक्स्ट चाहिए, तो कॉन्टेक्स्ट आप स्टोर से लाओगे, ठीक है। तो क्रिएट सर्विस आ गया। नाउ क्रिएट सर्विस फंक्शन इस्तेमाल कहाँ पर होगी, एक बटन होगा ना फॉर्म के अंदर, जरूरी बटन फॉर्म होगा ना यहाँ पर, या फॉर्म के बाहर भी अगर आप बटन रखोगे नो प्रॉब्लम, क्योंकि हमें फर्क नहीं पड़ेगा, वो वैसे भी एपीआई कॉल करनी है। फॉर्म से तो डेटा आ गया, अगर आप फॉर्म के अंदर रखोगे देन फंक्शन के अंदर आपको एक पैरामीटर भी लेना पड़ेगा ई, और ई के ऊपर प्रिवेंट डिफॉल्ट करना पड़ेगा, क्योंकि फॉर्म के अंदर का जो बटन होता है ना उसकी टाइप सबमिट होती है, और फॉर्म के बाहर रहेगा तो अच्छा रहेगा, इसीलिए इसको फॉर्म के अंदर बनाने की जरूरत नहीं है। तो मैंने फॉर्म बटन बाहर बना दी, मुझे कौन सा फर्क पड़ेगा इससे, ठीक है। मुझे बटन के ऊपर सबमिट ही तो करना है ना, या चलो इसके ऊपर क्रिएट करूं मैं, ठीक है, क्रिएट, लेकिन चलो अगर क्रिएट हो भी जाए सर्विस, ठीक है, मुझे सिर्फ एक चीज इंश्योर करनी है कि दैट ये बंदा अपलोड भी करे, है ना, क्योंकि वरना वो पिक्चर क्या रहेगी, वो बिना 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 ये रहेगी ना, बिना पिक्चर्स के, है ना, तो ये अपलोड भी करना चाहिए। लेकिन फिलहाल इस क्रिएट पर क्या करें, हम इस क्रिएट पर क्या करें, इस पर हम ऑन क्लिक चलाएंगे, ठीक है, और ऑन क्लिक से हम वो फंक्शन चलाएंगे, क्या नाम है उसका, उस फंक्शन का नाम है वही क्रिएट सर्विस। तो ऊपर से लाता हूं मैं क्रिएट सर्विस, देखो कॉपी, ज्यादा कोशिश करनी चाहिए कि इन वेरिएबल्स को कॉपी पेस्ट ही किया करो, क्योंकि अगर आप खुद से लिखते हो तो समटाइम्स हो सकता है कि दैट आप ये कर दो, स्पेलिंग मिस्टेक कर लो। तो ठीक है, क्रिएट सर्विस, उसको कॉल किया, बताओ इसके अंदर क्या जाएगा, साथ में फॉर्म डेटा साथ में जाएगा। तो फॉर्म डेटा ऊपर मैं एक बना के रखा था। अब देखो इसमें फॉर्म डेटा वो नहीं चाहिए, कौन सा, न्यू फॉर्म डेटा, जो हम करते थे ना, फॉर्म डेटा इज इक्वल टू न्यू फॉर्म डेटा, जैसे मैंने परसों करके दिखाया था, वो हमें नहीं चाहिए। पता क्यों, क्योंकि इस फॉर्म डेटा के साथ इमेज नहीं जा रही। आई एम टॉकिंग अबाउट दैट जो हमने परसों किया था अपलोड के टाइम पे, तो हमें इसके साथ कोई इमेज सेंड करनी नहीं है, तो ये हो जाना चाहिए। तो ठीक है, चलो करते हैं। अब देखते हैं, अगर मैं यहाँ पर जाऊँ क्रिएट न्यू पे, है ना, तो हम देखेंगे क्या हम यहाँ से एक क्रिएट कर सकते हैं कि नहीं। फॉर एग्जाम्पल मैं नेटवर्क में जाऊँ, अगर हम क्रिएट पर क्लिक करेंगे ना तो एपीआई कॉल होनी चाहिए। तो यहां पर फिलहाल 3 बटन हैं, कैंसल, चलो कैंसल भी काम कर रहा है, अपलोड पिक्स पर अपलोड होनी चाहिए, चलो सर्विस नेम लगा देते हैं पहले, ठीक है, पिज्जा डिलीवरी, ठीक है, मान लो पिज्जा डिलीवरी, ओके, सर्विस कॉस्ट चलो 600, डिस्काउंट चलो 10%, टाइम ऑफ कंप्लीशन चलो 30 मिनट्स, ओके 30 मिनट्स, और रीजन ऑफ सर्विस, है ना, रीजन ऑफ सर्विस। अब मुझे एक बात बताओ, ये जो है ये जब जाएगा, इसमें आपको रिक्वेस्ट डॉट बॉडी में यही चीजें इंपॉर्टेंट थी। बताओ ये इसको कैसे पता चलेगा कि सर्विस किसने क्रिएट की, हाँ, इस बैकएंड को कैसे पता चलेगा कि इस सर्विस किसने क्रिएट की। एग्जैक्टली यही मुझे चाहिए था कि दैट हमारे पास टोकन है, बंदा लॉग्ड इन है, टोकन सेव है, टोकन से इज ऑथेंटिकेट होके वहां से आईडी निकलेगी, वो उससे जाएगी। तो हमें आईडी वाईडी भेजने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आईडी तो ऑटोमेटिकली जाएगी। रीजन ऑफ सर्विस श्रीनगर मान लो, ठीक है, और हैशटैग्स में डिलीवरी, क्या लिखा मैंने, मान लो ये डिलीवरी का काम है। चलो भाई क्रिएट करते हैं, देखते हैं एपीआई कॉल होगी कि नहीं। देखो एपीआई कॉल होगी और ये क्रिएट भी हो गया, क्रिएटेड सक्सेसफुली। और देखो इसने क्या भेजा हमें, क्रिएटेड सक्सेसफुली पिज्जा डिलीवरी। सर्विस प्रोवाइडर कौन है, 16C7F, क्योंकि ये 16C7F एक, ये क्या है, 16C7F क्या है, सर्विस प्रोवाइडर है। अगर ये नहीं होता सर्विस प्रोवाइडर, ये एपीआई कॉल होती नहीं होती, क्योंकि वो वैलिडेशंस बैकएंड पे लगी हुई है। समझ में आ गया। तो ये भी तो नेसेसरी है ना, वरना कोई भी यूजर यहां पर सर्विस क्रिएट करता है। सर्विस कौन क्रिएट करना चाहिए, सिर्फ एक सर्विस प्रोवाइडर। एंड ये बंदा लॉग्ड इन जो है वो कौन है, वो इरफान यूसुफ है, तो वो तो सर्विस प्रोवाइडर ही है ना। तो ठीक है, अब ये सर्विस जो क्रिएट हुई, इस सर्विस की आईडी देखो क्या है, 707ABE, एंड दिस सर्विस इज हैविंग नो प्रोफाइल पिक, सॉरी सर, इसका कोई सर्विस पिक नहीं है,
ठीक है, तो ठीक है, चेक करते हैं ये हो गया होगा ना। ज़रा मुझे एक बात बताओ, अब हम अगर हम यहाँ पर जाए कैंसिल पे, फिलहाल अगर मैं कैंसिल पे जाऊँ तो मुझे यहाँ पर एक चौथी सर्विस भी होनी चाहिए थी, अब नहीं आ रही। इसका रीज़न क्या है? बिकॉज डेटा जो है ना वो फैच नहीं हुआ नए से। इसको कैसे हम ठीक करें? देखो मैं इसको कैसे ठीक करूँगा, मुझे ये चाहिए ऑटोमेटिक। अभी तो मैं कर सकता हूँ रिफ्रेश, मान लो मैं कर सकता हूँ रिफ्रेश करूँ तो ये हो जाएगा, लेकिन नहीं, ये जो फॉर एग्जांपल हमारा डेटा है वो कहाँ से आ रहा है? वो कौन सी एपीआई है? गेट यूज़र। और वो गेट यूज़र एपीआई कहाँ से कॉल हो रही है? वो app.jsx से कॉल हो रही है, दिस फेच डेटा। यानी कि जो यूज़र का डेटा है ना, ये यूज़र की जितनी भी सर्विसेज है, यूज़र का नाम वाम वगैरह, ये कहाँ से फेच हो रहा है? ये फेच हो रहा है हमारा फेच डेटा से, फेच डेटा एपीआई। तो डोंट यू थिंक दैट कि मुझे लोडिंग के साथ कुछ कर लेना चाहिए था, सो दैट लोडिंग इसकी डिपेंडेंसी है ना, अगर मैं लोडिंग के साथ कुछ छेड़खानी कर देता तो ये इसको फिर से रिलोड कर देता, तो मुझे डेटा बाय डिफॉल्ट आ जाता। तो ये स्टोर में ही मुझे करना है। स्टोर में क्या करूंगा मैं इसको बोलूंगा कि देख भाई, पहले तू जब होगा, देखो यहां पर एक फंक्शन लिखी हुई है ये वाली, ठीक है, मैं इसको बोलूंगा कि देख जब तू एपीआई कॉल करेगा ना उस वक्त तू पहले लोडिंग को ट्रू कर देना, ठीक है, क्या कर देना? लोडिंग को ट्रू कर देना। बाद में जब तू खत्म होकर आएगा वहां से, ठीक है, जब हो जाएगा तेरा सारा कुछ, बाद में तुम फिर से फॉल्स कर देना। अब मुझे एक बात बताओ, लोडिंग का क्या होगा? लोडिंग पहले ट्रू होगी, बाद में जब एपीआई कॉल खत्म हो जाएगा सारा कुछ, यानी कि जब क्रिएट सर्विस एपीआई कॉल हो गई होगी, लास्ट में फिर से लोडिंग क्या हो जाएगा? फॉल्स। लेकिन लोडिंग वहां से क्या है? लोडिंग वहां से डिपेंडेंसी है, किसकी? फैच डेटा की। इसीलिए आप देखोगे एक नया फैच डेटा होगा और आप देखोगे आपके पास चौथी सर्विस होगी। ओके, आया समझ? दूसरी चीज, चलो भाई ये सर्विस कंप्लीट हो जाए, एक ये तो हो गया, एक है ना, ये तो एक चीज हो गया कि मैंने लोडिंग को क्या किया, मैंने लोडिंग को किया फॉल्स, फिर किया लोडिंग को ट्रू। चलो मैं इनको बंद करके रखता हूँ, ये ज्यादा होगी ना अब यहाँ पे फैच डेटा। देखो भाई, मैंने लोडिंग को पहले किया, वो फॉल्स ही था, पहले मैंने उसको ट्रू किया, बाद में वापस फॉल्स कर दिया। लेकिन बिकॉज दिस लोडिंग इज अ डिपेंडेंसी ऑफ फैच डेटा, है ना, जो हम वहां पे कॉल कर रहे हैं, कहां पर? app.jsx में। तो आप देख रहे हो कि इसने एक बार रीफेच किया होगा डेटा। मैं आपको फिर से इसको टेस्ट करके दिखाऊंगा। लेकिन एक चीज देखो पहले, बाद में जब ये कॉल हो जाए, जब मतलब ये हो गया, मतलब जब मतलब एक सर्विस क्रिएट होगी, जब आपने यहां पर लिखा सारा कुछ होगी सर्विस को, मैं चाहता हूं कि बाद में मैं फिर से मतलब कहां पर जाऊं अपने तो मैं एक काम करता हूं, जरा चेक करो। देखो ये बहुत ही सिंपल चीज जो मैं आपको बोल रहा हूं, यानी कि जब क्रिएट सर्विस फॉर्म डेटा हो जाए, क्रिएट के ऊपर क्लिक करोगे तो क्या होनी चाहिए? क्रिएट सर्विस फॉर्म डेटा। दैट्स एन एसिंक्रोनस ऑपरेशन, है ना। क्रिएट सर्विस एन एपीआई कॉल, उसमें अवेट लगा हुआ है। मैं चाहता हूं इसको देखो, ये जब तुम करोगे ना, ठीक है, उसके बाद तुम कुछ और भी करना, ठीक है। मैं इसको बोल रहा हूं कि तुम सेट फॉर्म डेटा को क्या करोगे? तुम सेट फॉर्म डेटा को कॉल करोगे, ठीक है, कॉल करोगे, उसके अंदर एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट डाल देना। देखो कैसे, नहीं ऐसे करते हैं, बस यहां से ले लेते हैं, ठीक है, कॉपी। इसको हम कहते हैं फॉर्म सैनिटाइजेशन। क्या बोलते हैं? फॉर्म सैनिटाइजेशन। देखो समझो इसको, फॉर्म सैनिटाइज, यानी कि मैं इसको बोलता हूं कि पहले तुम क्रिएट सर्विस करना, जब सर्विस क्रिएट हो जाए तो तुम क्या कर देना? तुम खाली कर देना, खाली कर दो, ठीक है। किसको खाली कर दो? फॉर्म को खाली कर दो। ओके, बाद में क्या करना है? देखो बाद में एक और काम करना है, चेक करो। मैं यहां पर एक हुक बनाता हूं, एक और, अगर मुझे दूसरे पेज पे जाना होता तो मैं एक हुक बनाता, उसका नाम क्या होता? मान लो नेविगेट, तो मैं नेविगेट हुक बनाता। लेकिन बिकॉज दिस इज नॉट एन पेज, ये तो हम इसी के अंदर है, तो मैं इसको इसके बाद बोलूंगा कि बाद में कर देना सेट शो फॉर्म। देखो सेट शो फॉर्म को तुम फॉल्स कर देना इसके बाद, ठीक है, इसके बाद तुम सेट शो फॉर्म को क्या कर देना? फॉल्स, ठीक है। अब देखो कितनी चीजें एक साथ हो रही हैं, एक तो सर्विस क्रिएट हो रही है, बाद में फॉर्म खाली हो रहा है, फॉर्म खाली होने के बाद सेट शो फॉर्म फॉल्स होगा। अब सेट शो फॉर्म फॉल्स होगा तो उससे फॉर्म हटेगा, दिखेगा क्या? दिखेगा क्रिएट, मतलब वो सर्विसेज दिखेंगी, और वहां से लोडिंग जो है, जो लोडिंग है, उसने तब तक नया डेटा लाया हुआ होगा। तो देखो चेक करते हैं अभी की आपकी बार, पिज्जा डिलीवरी, चलो सर्विस कॉस्ट 500, चलो एक और पिज्जा डिलीवरी करते हैं, ठीक है, डिस्काउंट 10%, टाइम ऑफ कंप्लीशन भाई 30 मिनट्स, रीजन ऑफ सर्विस श्रीनगर, चलो खुद से आ रहा है, डिलीवरी, चलो क्या करते हैं? क्रिएट। देखो भाई आ गया, क्रिएट भी हो गया। अब देखो यहां पर आ भी गया होगा, आ गया समझ? तो देखो कितनी सारी मल्टीपल चीजें होती हैं एक साथ। एक तो सर्विस क्रिएट हो गई, दूसरा फॉर्म सैनिटाइज हो गया। देखो अगर मैं फिर से जाऊंगा ना फॉर्म पे, ताकि इसने डेटा
क्लीन, वहाँ पर डेटा नहीं होगा, वहाँ पर कुछ भी लिखा हुआ नहीं, क्योंकि मैंने फॉर्म को सैनिटाइज किया, मैंने लास्ट में फॉर्म को खाली कर दिया और साथ में इसको कैंसिल भी करके वापस हम इधर आ गए। और वहाँ से जो लोडिंग है, लोडिंग क्या था? लोडिंग एक डिपेंडेंसी थी यूज इफेक्ट की, जहाँ पर हम फैच डेटा कर रहे हैं, तो एक फैच डेटा फिर से हुआ होगा। समझ में आ गया? इस तरह से इस बंदे ने कितनी सर्विस बना डाली। अब क्योंकि इन सर्विसेज के पास इसको पिक्चर्स नहीं है, वो एक अलग से एपीआई कॉल है ना, आपको ये बटन तब तक डिसेबल रखना है। देखो मैं बताता हूं, ये क्रिएट बटन तब तक डिसेबल रखना है जब तक नहीं पहले क्या करे, पहले अपलोड करे। तो कैसे? फॉर एग्जांपल बैकएंड के अंदर क्या लॉजिक है सेलर क्रिएट सर्विस का? सेलर क्रिएट सर्विस के अंदर आप कहां ले रही हो इमेज? मत, तो इसीलिए मत जाएगी वहां पर, है ना। तो हमने क्या किया था, हमने वहां पर सेलर क्रिएट सेलर अपलोड सर्विस इमेज हमने वो अलग बनाया था, ठीक है, जिसमें हम फिर वो इज ऑथेंटिकेटेड मल्टर वल्टर का इस्तेमाल कर रहे थे। तो मैंने ये क्यों बनाया अलग अलग? परफॉर्मेंस के लिए, एफिशिएंसी के लिए, ओके। और मैं चाहता हूं ना कि कल को एक बंदा फिर इसमें डिफरेंट इमेजेस जो है ना, मतलब वो बहुत सारी इमेजेस में डाले, लाइक 4-5 इमेजेस, ओके, एक ही इमेज नहीं, मैं चाहता हूं 4-5 इमेज। तो वो 4-5 इमेज का लॉजिक आपको हैंडल करना है। तो अब अगर फॉर्म डेटा के अंदर ही वो 4-5 इमेज का लॉजिक हैंडल करोगे तो वो प्रॉब्लम हो जाएगी। इसीलिए मैंने क्रिएट न्यू सर्विस का लॉजिक अलग से रखा, और ये जो इमेज है ना, इमेज अपलोड करने का, ये मैं अलग से बनाऊंगा, ओके। तो यू विल सी कि हम कैसे करेंगे, ओके। तो फिलहाल आज की क्लास यहाँ पर ख़त्म करते हैं, तो मिलते हैं कल। यहाँ पर आप कल देखोगे ये फॉर्म बिल्कुल मैंने सजाया होगा कल, ठीक है, ओके।